गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये चैनल है केमिस्ट्री ब्रेन बूस्टर और मैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस ले रहा हूँ। ये आज लास्ट लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री है ये। कल के यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने सारी चीज़ें लगभग कंसंट्रेशन वगैरह के बारे में सब चीज़ देख लिया है। ठीक है, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्हेनियस इक्वेशन पर। किस पर बेस्ड है? आर्हेनियस इक्वेशन पर बेस्ड है ना। ठीक है, चलते हैं आज हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। टॉपिक है, चैप्टर का नाम है भाई केमिकल काइनेटिक्स और इसका टॉपिक है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। इसी हम पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी भी इसी का पार्ट है। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो दिखाता है रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन है वो दिखाता है। यानी ये दिखाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction, ROR। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 4-5 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? और किस पे डिपेंड करता है भाई? प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर गैसियस रिएक्टेंट हो गया तो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, बट हम फिलहाल इतनी चीजों के बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, उसका फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, कैटलिस्ट कौन सा है, प्रेशर, अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक हमारी जितने भी क्लासेस हुई हैं उन सारे क्लासेस में हम रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने का है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन का रेट फास्ट होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट फास्ट होता है कि नहीं होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक की बात नहीं कर रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या होता है? बढ़ता है। देखिए ना, गैस का आँच को, उसका जो फ्लेम है उसको तेज कर देंगे तो खाना पकने का रेट फास्ट हो जाएगा। गर्मी जब बढ़ जाता है तो खाना जल्दी खराब हो जाता है, उसके अंदर रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि गर्म पानी पीने से, दवाई के साथ अगर गर्म पानी पीते हैं तो दवाई ज़्यादा असर करता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है ना। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज से क्लास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखते हैं कैसे बात समझ में आ रही है। देखिए, आप ये भी जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है, चीजों का स्क्रीनशॉट मैं डिलीट कर देता हूँ, उसको मैं स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। हम ये भी जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के a टू दी पावर x b टू दी पावर y। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का रिलेशन है ना। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का। इसका मतलब अगर रेट कांस्टेंट अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। और अभी आप जानते हैं, अभी आप जान लें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर होता है।
इसका मतलब ये भी रिलेशन देखने के लिए मिला कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशन हो सकता है। ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में है, रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में डायरेक्ट का रिलेशन है। और हम ये भी जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में भी रिलेशन होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ता है। रेट कांस्टेंट बढ़ता है और साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और यही बात को आर्हेनियस ने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोगों को बताया है, एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो आर्हेनियस ने इसके आधार पर एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में। आर्हेनियस ने एक रिलेशन दिया है और वो रिलेशन क्या है भाई, K is equal to A e to the power minus EA upon RT। क्या रिलेशन है, K मतलब रेट कांस्टेंट, K is equal to क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, A क्या है आपका, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, या क्या बोलेंगे इसको, आर्हेनियस फैक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, आर्हेनियस फैक्टर बोलेंगे इसको। उसी प्रकार E क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, E क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। E क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। EA क्या होता है, पहले बताया था मैंने आपको डिटेल्स में, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है भाई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है ये, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या लेनी है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल, है ना। और T क्या है आपके पास, टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या चीज में पुट करना है, हमेशा केल्विन में। क्या पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालने का। उसने निकाल कर बताया है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, देखिए यहाँ पे T है, एक्चुअल में लिखा क्या, ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है K इज इक्वल टू A E एक्सपोनेंट E माइनस, पावर में क्या है माइनस, और उसके बाद पावर में ही है EA बाई RT। एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है, K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT। बात समझ में आ रही। तो ये रिलेशन है, यानी टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन इसने एस्टैब्लिश किया है आर्हेनियस ने। अब मन में प्रश्न आता है कि तो एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ, सब जगह लिखा, लेकिन ये आया कहां से, फैक्ट इज दैट ये आया कहां से। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये आर्हेनियस इक्वेशन आया कहां से, फिर रटने से कोई फायदा तो है नहीं। देखिए पहले हम बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन कहां से आया, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, मैं इसके बारे में एक बात करने जा रहा हूं कि ये कहां से आया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बात मान लीजिए कि यहां से क्वेश्चन भी रहता है कभी कभी, ग्राफ खींचने के लिए बोलेगा आपको, K और T के बीच में ग्राफ खींचने बोलेगा। इसके बीच में ग्राफ खींचने बोलेगा, K और T के बीच में ग्राफ। तो आप जानते हैं K मतलब क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, T का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। अब बताइएगा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नीचे वाला वैल्यू बढ़ाएंगे, नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस में है ना 1/, तो ओवरऑल वैल्यू K क्या हो जाएगा, अगर ये वाला बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ये कम हो जाएगा, इसका मतलब 1/, कम हो जाएगा, मतलब ये K का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो K और T के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का, लेकिन यहाँ पे E क्या है, एक्सपोनेंट में। तो ग्राफ जब खींचने बोलेगा K और T के बीच का ग्राफ, तो ये K हो जाएगा और ये T हो जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, बट लीनियर नहीं बढ़ेगा। ये ग्राफ सही नहीं है, लीनियर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं लीनियर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट है, यानी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज जरूर करेगा, बट ऐसे नहीं, ऐसे इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो K ये आईटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ बता दिया। K और T के बीच का ग्राफ अगर खींचने बोलेगा तो K और T में डायरेक्ट का रिलेशन होता है, लेकिन चूंकि यहाँ एक्सपोनेंट है इसलिए ग्राफ एक्सपोनेंशियली कर्व की तरफ इंक्रीज करता हुआ दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, आर्हेनियस इक्वेशन ये जो आया है वो कहां से आया है। तो ये कहां से आया, तो ये कॉलिजन थ्योरी से आया। कहां से आया है,
कॉलिजन थ्योरी से। कहां से? कॉलिजन थ्योरी से। क्या होता है कॉलिजन थ्योरी? थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था, इसको मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चले आगे, चले, इजाजत है? चलिए देखिए, अब हमने कहा कि ये जो अर्हेनियस इक्वेशन कहां से आया है, तो कॉलिजन थ्योरी से आया है। कहां से आया भाई? कॉलिजन थ्योरी से आया है। देखिए आपके पास क्या है अर्हेनियस इक्वेशन? K इज इक्वल टू A इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये कहां से आया है? तो कॉलिजन थ्योरी। कैसे कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। हमने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कॉलिजन का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कॉलिजन होना जरूरी है। आपको पता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के कंटेनर में 10 का पावर 26 मॉलिक्यूल्स एक बार में कोलाइड करते हैं। आपको इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो समझिए कि 1 सेंटीमीटर के छोटे से वॉल्यूम के अंदर अगर रिएक्टेंट्स रख दिया जाए तो 1 सेकंड में 10 का पावर 26 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत सारा कॉलिजन होता है। लेकिन क्या सारे कॉलिजन इफेक्टिव होते हैं? कि इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल इधर से आया, इधर से आया, ऐसे टकराना मतलब फेस टू फेस टकराएगा बिल्कुल ऐसे, तब ना इफेक्टिव कॉलिजन होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना जरूरी है। तो कहने का कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है? कॉलिजन थ्योरी कहता है फॉर रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स, अरे छोड़ो ना, रिएक्शन तो रिएक्टेंट के बीच में ही होगा। फॉर रिएक्शन इफेक्टिव कॉलिजन, फॉर रिएक्शन इफेक्टिव कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। For reaction, effective collision between reactants is necessary. Is necessary, and for effective collision and necessary, and for effective collision क्या क्या रिक्वायर्ड है? इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए क्या चाहिए? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल का टकराना जरूरी है। ओरिएंटेशन का मतलब समझते हैं ना, जैसे एक मॉलिक्यूल मान लीजिए ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, ये दोनों बिल्कुल फेस टू फेस टकराना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ ए आया और बी यहाँ सट के चला गया, ऐसे नहीं टकराना चाहिए, ठीक है। टकराना बिल्कुल फेस टू फेस चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ है ए, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है बी, तो ये वाला ए और ये वाला बी टकराएगा, लेकिन ये वाला ए और ये बी टकरा नहीं पाया, तो ये तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं ना हुआ। ये क्या हुआ? प्रॉपर ओरिएंटेशन में हुआ। नहीं बात समझ में आ रही है? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी। जब तक पूरा फेस टू फेस नहीं टकराएगा तब तक वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं कहलाएगा। यानी पहला क्या जरूरी है? प्रॉपर ओरिएंटेशन का जरूरत पड़ता है। दूसरा क्या जरूरत पड़ता है? इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी बैरियर होना चाहिए, एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। कल ग्राफ नहीं बताए थे? कल ग्राफ बताए थे ना कि ग्राफ कॉलिजन होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी होता है, लेकिन इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए एनर्जी इतना चाहिए होता है। तो हमारे पास एनर्जी अगर इतना है तो हमको इतना एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है? इतना एनर्जी पहुंचाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है, नहीं बताया था कल? यानी जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं रहेगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास, तब तक इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो है बट वो उतना सफिशिएंट नहीं। अगर ये एनर्जी नहीं रहेगा तो कॉलिजन नहीं होगा। तो कहने का मतलब दूसरा क्या चाहिए उसको? एनर्जी बैरियर। क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी बैरियर, या यूं कह लीजिए कि क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। इसके पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी होना चाहिए। अगर इससे कम एनर्जी है तो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा, और जब इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है?
क्या टॉपिक क्या चल रहा है? कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी क्या बता रहा है हमें कि ये दो चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिलहाल प्रॉपर ओरिएंटेशन और एनर्जी बैरियर का होना बहुत जरूरी है। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, एनर्जी बैरियर नहीं होगा, उनके पास मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होगा एनर्जी का इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए, तो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा। अब देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते जाइएगा, चीजों को लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके। अब देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, अब देखिए आपके पास मान लीजिए कि एक कंटेनर है, उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी सेम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं, छोड़ो एग्जांपल पहले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, H2 प्लस I2, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहे हैं। H2 प्लस I2 टेंड्स टू 2Hi, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहते हैं हम आपको। देखिए, मान लीजिए कि इनके ग्राफ का ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि इनका काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं ना, ये क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 एंड I2, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, इनका काइनेटिक एनर्जी है, ये ओरिजिन है, इधर जाने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या ले रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या लिए हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एनर्जी अलग अलग ना होगा जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसके मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड I2, इसको भी ले लीजिए। अब देखिए इधर से जाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल की संख्या नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रही है। तो मान लेते हैं कि कुछ सभी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बराबर रहेगा, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स बराबर कॉलिजन करेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपको पढ़ाए थे ना काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11 स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो वहां पर क्या होगा, मान लीजिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स ग्राफ जो है ऐसा मान चलते हैं, ये क्या हमने बनाया है समझिए ध्यान से, इसको भी समझाते हैं। ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी है ग्राफ का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ये जो मान लीजिए कि ये इसके स्लाइड में यहाँ खींच दिया, ये क्या है आपका, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्या है, एनर्जी बैरियर है, क्या है ये आपका एनर्जी बैरियर, ये आपका एनर्जी बैरियर है। अब जितने मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर में, उसमें से कितने ही मॉलिक्यूल्स ऐसे, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नहीं समझ रहे, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना ये। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर एनर्जी है। हमने क्या बताया था, इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी बैरियर से ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, या एनर्जी बैरियर के इक्विवेलेंट एनर्जी होना चाहिए। तो इतने ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी बैरियर से ज्यादा एनर्जी इनके पास है, मतलब सफिशिएंट एनर्जी उनके पास है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए। और इतने मॉलिक्यूल्स जो ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग एनर्जी है। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल है, 20 मॉलिक्यूल है, 30 मॉलिक्यूल है, 40 मॉलिक्यूल है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एनर्जी का लेवल क्या है, 10 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल मान लीजिए 5 किलो जूल है, 20 मॉलिक्यूल का 10 किलो जूल एनर्जी लेवल है, 5 किलो जूल है, 30 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल इतना है। हाँ, ये जो है ये क्या है, ये जो ग्राफ आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी जो है, ये वाला चीज एनर्जी दिखा रहा है, 5 किलो जूल, 10 किलो जूल, 15 किलो जूल, 20 किलो जूल, 25 किलो जूल, 30 किलो जूल, ये क्या एनर्जी दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, फ्रैक्शन 10, 30, 10 मॉलिक्यूल्स, 20 मॉलिक्यूल्स, 30 मॉलिक्यूल्स, 40 मॉलिक्यूल्स, 50 मॉलिक्यूल्स, 60 मॉलिक्यूल्स, ये सब है। तो ये जो दिख रहा है, ये एनर्जी मत देखिए, ये एनर्जी दिखा रहा है, बिल्कुल ये एनर्जी दिखा रहा है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये 30 मॉलिक्यूल्स यहाँ तक है, और 30 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कितना है, तो 15, 20, 25, 30 किलो जूल पर मोल है। तो कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका एनर्जी सफिशिएंट है इफेक्टिव कॉलिजन करवाने के लिए। बस समझ में आ रहा है। ये मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर, अच्छा मान लेते हैं टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए गैस का टेम्परेचर हमने और बढ़ा दिया, टेम्परेचर कर दिया, बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? अगर हम आपको गर्म कर देंगे तो आपका एनर्जी घट जाएगा कि बढ़ जाएगा?
ऑफ कोर्स बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ेगा, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। आप एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होगी। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट में ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो भैया आप उसको हीट दिए, एनर्जी दिए तो एनर्जाइज ना हो जाएगा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स। जब एनर्जाइज हो जाएगा तो इसका पहले मान लीजिए इतना ही मॉलिक्यूल्स का एनर्जी था, एनर्जी बैरियर के बराबर, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या हो गया, देखिए ये वाला ऊपर वाला था मान लीजिए T1, ये क्या कर दिया आपने T2। अब T2 जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई, अब इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए जिनका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गया, जिनका एनर्जी सफिशिएंट हो गया, इफेक्टिव कॉलिजन हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा T2 इज ग्रेटर देन T1। जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो गई, कम एनर्जी, मतलब इधर खिसकेगा तब इधर बढ़ेगा जी। यहाँ पे जो कम हुआ मॉलिक्यूल, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी है, तो एनर्जी कम था, जिसे गर्म की एनर्जी बढ़ गया, तो जो मॉलिक्यूल का एनर्जी पहले कम था वही वाला मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ा, तो यहाँ वाला खिसका कम करोगे तब ना यहाँ बढ़ाओगे। नहीं समझ रहा है, ग्राफ हम नीचे से ऊपर कहा गया, तुम हंस रहा है, यही वाला मॉलिक्यूल को ना तुम गर्म किया, तो यही वाला मॉलिक्यूल का एनर्जी जो जिसका पहले उतना एनर्जी नहीं था, गर्म करने के बाद उसका एनर्जी बढ़ गया, गर्म करने उसका एनर्जी बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी पहले कम था अब उसका एनर्जी बढ़ गया, तो यहाँ कहाँ रहेगा, वो अब यहाँ चला जाएगा, उसका एनर्जी अब बढ़ गया, तो यहाँ से वो मॉलिक्यूल इधर यहाँ कम हुआ, जिनका एनर्जी कम था वही वाला मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट कर गया, तो मॉलिक्यूल यहाँ बढ़ा कैसे, यही कंटेनर में मॉलिक्यूल बढ़ नहीं रहा है, जितना उतना मॉलिक्यूल वहां पे है, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, शिफ्ट कर गया इधर, यहाँ ग्राफ नीचे हुआ, यहाँ ग्राफ ऊपर हो गया। बात तो समझ में आ रही है, ये वाला क्या है, नीचे वाला T1, ऊपर वाला क्या है T2 इज ग्रेटर देन T1। तो कहने का मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में इफेक्टिव कॉलिजन हो उनकी संख्या बढ़ रही है। तो इसी के आधार पर उसने क्या कहा, देखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इफेक्टिव कॉलिजन ज्यादा हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ गया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन का रेट बढ़ गया। तो कहने का मतलब उससे कंक्लूजन क्या निकाल के लाया आर्हेनियस ने, rate of reaction is directly proportional to exponential e to the power minus EA by RT। यही रेशियो लेके आया, क्या एक्सपेरिमेंट से लाया e to the power minus EA by RT। ये एनर्जी बैरियर है, थोड़ी देर इसको मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हमने बताया था तुरंत, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बदले आप क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, K इज इक्वल टू K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, लिख सकते हैं K रेट ऑफ रिएक्शन। अरे मेरे प्यारे शेरों, रेट इज इक्वल टू नहीं होता है रेट कि a टू द पावर x b टू द पावर y, इसका मतलब क्या हुआ, रेट और k के बीच में रिलेशन नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बदले k नहीं लिख सकते हैं, हम कंसंट्रेशन का बात थोड़ी हम कर रहे हैं, टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन और k में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जब k बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन के बदले k नहीं लिख सकते हैं, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस EA by RT। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या है, इस रिलेशन को कौन दिया, आर्हेनियस दिया, दूसरे को सम्मान होना चाहिए ना, इज्जत होना चाहिए कि नहीं, राम सलाम होना चाहिए कि नहीं, तो हमने क्या लगा दिया a e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, और इस प्रकार से आर्हेनियस ने इक्वेशन लेकर के आया। नहीं समझा, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अरे हम समझा तो लोग समझ में नहीं, ऐसा हो सकता है यार, बताओ। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्हेनियस इक्वेशन कहां से आया, बात समझ में आ रहा है। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन कहां से आया समझ में आ गया। आप लोग काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन कहां से आया इसके बारे में, तो आपके नोट्स में नहीं था, इसको मैंने इलाबोरेट किया। हर चीज नोट्स में नहीं मिलता है, जब हर चीज नोट्स में मिल जाएगा तो मास्टर का क्या जरूरत है, हर चीज किताब में मिल जाएगा तो मास्टर का जरूरत है, तो मास्टर का जरूरत समझ में आया। चलो ठीक है, इसको मिटा दें, इजाजत है, चलिए मिटाते हैं। आगे हम लोग यहां से क्या पढ़ेंगे, अब आगे आर्हेनियस इक्वेशन से अब हम लोग क्या करेंगे, आगे फर्दर
अब हम लोग आरएनएस इक्वेशन के आगे फर्दर एप्लीकेशन करेंगे। अभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी पढ़ना है, ठीक है। जब हम लोग बात कर ही रहे हैं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा और भी बात कर लें। उसको क्यों छोड़ दें, वो बुरा मान जाएगा ना। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। वैसे हम आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात नहीं करें। जहां से क्वेश्चन आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, आर्हेनियस ने दुनिया को एक बात बताया है। आर्हेनियस ने पूरी दुनिया को एक बात बताया है। क्या बताया है कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। नहीं समझ में आ रहा? तो इससे कहता है जनरली रेट ऑफ रिएक्शन या इसको रेट कांस्टेंट बोल लीजिए। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट नियरली डबल्स by increasing the temperature of reaction by 10 डिग्री सेल्सियस। यानी प्रति 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का स्पीड 2 गुना हो जाता है, लगभग 2 गुना से 3 गुना हो जाता है। नियरली डबल्स का मतलब 2 से लेके 2.15 2.75 तक आईडी क्वेश्चन आया हुआ है। सॉरी, तो कहने का मतलब क्या है कि नियरली डबल्स का मतलब 2 गुना या 2.5 गुना या 3 गुना तक हो सकता है, 2 से 3 के बीच में हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है नियरली डबल्स, मतलब 3 गुना भी कभी कभी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब किसी रिएक्शन का रेट अगर R है, आपको कोई पूछेगा चलते फिरते कि अगर रिएक्शन का रेट को 2 गुना करना है, अगर टेम्परेचर T है तो क्या टेम्परेचर को भी 2T करना पड़ेगा? आपके दिमाग में ही आएगा कि रिएक्शन के रेट, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसका R रेट से हो रहा है, इसका टेम्परेचर T है, अगर इसके रेट को 2R करना है, रेट को दुगुना करना है, तो टेम्परेचर को कितना करना पड़ेगा? आप कहिएगा रेट को दुगुना करना है, टेम्परेचर को दुगुना कर दीजिए ना, जाहिर है आप। रेट को अगर दुगुना करना है, टेम्परेचर को दुगुना करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर को क्या करना है? T से T+10 कर देना बस। मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा होगा रिएक्शन, और रिएक्शन के रेट को 2 गुना करना है या 3 गुना करना है, तो टेम्परेचर को 25 गुना 50 डिग्री सेल्सियस नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? 35 डिग्री सेल्सियस पर ही आपके रिएक्शन का रेट 2 गुना या 3 गुना तक हो जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे नहीं मतलब आर्हेनियस ने ऐसा कहा है, वही हम आपको कह सुना दे रहे हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्हेनियस ने क्या कहा है कि रेट ऑफ जनरली एक्सेप्शन भी है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऐसा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डायरेक्ट रिलेशन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स by increasing the temperature of reaction by 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां से हमको क्या निकालना है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू, और न्यू इक्वल टू क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? तो रेट कांस्टेंट, ये मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस और रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? दो अलग, मान लीजिए 2 अलग अलग रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन 25 डिग्री पर हो रहा है, एक रिएक्शन 35 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है इसका रेट कांस्टेंट, कि 25 डिग्री सेल्सियस पर होने वाला रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए। 35 डिग्री सेल्सियस पर जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालिए, इसका नाम दे दिए K35। और इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। ध्यान रहे कि इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो 10 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। हम बार बार 25 और 35 क्यों लेते हैं?
क्योंकि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट की। अगर हम पूछा जाएगा आपको क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये जनरली कुछ भी ले लीजिएगा, यहाँ पे ले लीजिएगा 75, यहाँ लीजिएगा 65, यहाँ लीजिएगा 85, यहाँ लीजिएगा 75, कुछ भी 10 का डिफरेंस ले लीजिएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल दिया तो यहाँ पे क्या लीजिएगा K 35 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे क्या लीजिएगा K 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेगा 35-25 का रेशियो लीजिएगा, और अगर जनरली कोई भी टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेगा तो T और +10 और T का डिफरेंस का दोनों का रेट कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिएगा। इसको आप ये भी बोल सकते हैं K2, इसको ऐसे बोल सकते हैं K1। तो K1 by K2 यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया K2 = 2K1। जनरली आईटी में क्वेश्चन आता है जब टिक करके आ जाइएगा, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन K2 = 2 टाइम्स ऑफ K1। कैसे हुआ कि अभी हम क्या पता है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा, टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा तो रिएक्शन का रेट कितना हो जाता है 2 गुना बढ़ जाता है या 3 गुना बढ़ जाता है, नियरली डबल हो जाता है। तो 2 या 3 के बीच में ना कुछ रहेगा। 2.75 तक आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप 2 से 2.5 2.75 तक का लेके चलिए ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे K2, अब मान लो यहाँ पे 2 कर देगा तो 2 = क्या हो जाएगा K2 by K1। अरे भैया इसके बदले क्या पुट करोगे 2 पुट किया तो यहाँ से क्या हो गया K2 = 2K1 नहीं हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टिक करने के लिए आएगा तो नहीं कर पाइएगा। K1 K2 दो अलग अलग रिएक्शन कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या होता है रेट कांस्टेंट। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन दे बनाइएगा, जैक बोर्ड से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। यहाँ से बस टेम्परेचर कोफिशिएंट खाली जान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से ही रिएक्शन का रेट 2 गुना हो जाता है, टेम्परेचर को 2 गुना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मेडिकल आईआईटी में आया हूँ क्वेश्चन तो हम छोड़ नहीं सकते हैं इसको जब पढ़ाएंगे। अब एक क्वेश्चन है फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप लोग यहाँ से फॉरवर्ड कर लीजिएगा थोड़ा सा 10 सेकंड। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू = 2 दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इफ द रेट कांस्टेंट at 30 degree Celsius is y, if the rate constant at 30 degree Celsius is y, then find the rate constant, then find the rate constant at 30 दिया है 70 डिग्री सेल्सियस। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू 2 दी हुई है। इफ द रेट कांस्टेंट यानी K1, रेट कांस्टेंट मतलब क्या K हो गया। इफ द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस इज y, 30 डिग्री पर y दिया है, तो रेट कांस्टेंट यानी K1 अगर दिया y तो K2 क्या होगा सब पूछ रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो 10 डिग्री से बढ़ाया है। तो बहुत सिंपल है, इसका सॉल्व करेंगे देखिएगा। अगर 40 का निकालना होता तो क्या कर देता बाबू 2y, 50 का निकालना होता तो 4y। नहीं समझा देखो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, चलो देखो जाहिलो देखो सोचने वाली बात है। कितना टेम्परेचर है जी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसका रेट कांस्टेंट कितना है जी y। 40 पे कितना हो जाएगा जी 50 पे कितना हो जाएगा जी 60 पे कितना हो जाएगा, और 70 पे कितना 70 पे निकालना है, तो यहाँ पे जो निकल जाएगा वही ना आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या कहता है रेट कोफिशिएंट क्या है 2, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का तुम क्या मतलब समझते हो, इसका मतलब 2 का मतलब 2 गुना हो जाता है। का 2 गुना हो जाता है रिएक्शन का रेट का
जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तब। इसका मतलब हर 30 से 40 किए, यानी कितना का टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, तो रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए था, 2 गुना, जो y से क्या हो जाएगा 2y। फिर 40 से क्या किया 50, फिर 10 डिग्री का चेंज लाए, 10 लाए तो उसका डबल, इसका डबल थोड़ा होगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4y। अब फिर 50 से कितना किए तुम 60 किए, फिर 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज किए हो तुम, तो 50 60 में 4y का डबल कितना हो, 4 का 2 गुना, 4 को 6 नहीं करना है, 4 को 2 गुना, 4 2 जा 8, यानी कितना हो जाएगा 8y। अब 60 से 70 यानी फिर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करा दी, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 10 16 16, यानी 16y। और ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, यानी 16y आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन, चलो हम करा दिए। अगर एग्जाम में आता तो कंफर्म नहीं बनता, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन सोच नहीं पाते क्या पूछ रहा है, लेकिन अब समझता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन ऐसा देखेंगे तो आपके ब्रेन में तुरंत क्लिक करेगा ऐसा क्वेश्चन और फटाफट ऑब्जेक्टिव क्लियर करके आएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, ये सब बात टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात हो गई, कॉलिजन थ्योरी की बात हो गई। अब वापस से आते हैं आर्हेनियस इक्वेशन पे, और हम लोग ये क्वेश्चन डेरिवेशन पहले करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लास्ट टॉपिक है, थ्योरी था ये, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चैप्टर का लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आप एग्जाम के टाइम आधा घंटा बचा हुआ है, 1 घंटा बचा हुआ है, तो रिवीजन क्या करें, तो कभी भी चैप्टर के लास्ट टॉपिक को रिवीजन करके जाएंगे, कंफर्म है कि 2-3 फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन पे वापस आते हैं। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन पे वापस आते हैं, डेरिवेशन लिखते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, यही है ना।